हाय, मेरा नाम सिद्धि है। आज हम लोग ऑटिज्म और एप्रैक्सिया के बारे में बात करेंगे। जब बच्चे को डायग्नोसिस में ऑटिज्म और एप्रैक्सिया दो कंडीशंस रहती हैं। ओके। तो जो एप्रैक्सिया वाले बच्चों में क्या आपको सिम्टम्स दिखते हैं? ओके। तो जनरली आप जब एप्रैक्सिया वाले बच्चों की आप हिस्ट्री लिखोगे तो टिपिकली आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उनके जो माइलस्टोन्स मोटर माइलस्टोन्स रहते हैं, ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स रहते हैं, वो डिलेड रहते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स से पूछोगे तो बोलेंगे कि रेंगना लेट चालू किया, चलना चालू किया लेट चालू किया, जंपिंग लेट चालू किया। वैसे कभी कभी जो डिले रहता है वो एकदम स्मॉल लेवल पे रहता है, या सम मंथ्स 2 3 4 मंथ्स का रहता है। कभी कभी डिले बहुत महीनों का और सालों का भी रहता है। ओके। सो पहला जो आपका सिम्टम जो रहता है इस कि आपकी मोटर माइलस्टोन्स डिले रहते हैं। दूसरा जो आपका सिम्टम जो दिखता है इस हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया यानी क्या कि आपका जो मसल रहता है, आपके जो हैंड्स लेग्स के जो मसल्स रहते हैं वो उनका टोन पुअर रहता है। तो टोन पुअर रहता है ये हमें कैसे समझ में आता है? आप देखोगे वो वाले बच्चे ऐसे रहते हैं जो डब्ल्यू सिटिंग करते हैं या बैठते हैं तो उनकी पीठ पूरी पूरी कर्व्ड रहती है। या जब बैठते हैं तो जब फ्लोर पे बैठते हैं तो पैर पूरे फैला फैला के बैठ जाते हैं, एकदम ओपन करके लेग लेग। अराउंड 1 साल का बच्चा कैसे बैठता है वैसे बैठ जाते हैं। या चलते वक्त टक के जैसे बतख कैसे दो पैर फैला के चलता है वैसे चलते हैं। तो ये बच्चों को जनरली हाइपोटोनिया रहता है। ओके। या इवन जब राइटिंग वर्क करते हैं या कुछ भी टेबल का वर्क करते तो सीधे बैठते नहीं है, नीचे देखते नहीं है। तो जनरली हाइपोटोनिया एक फैक्टर रहता है इसमें। ओके। अनदर दूसरा जो फैक्टर ये बच्चों एप्रैक्सिया वाले बच्चों में रहता है इस स्पीच डिले। तो जनरली ये ऐसे बच्चे रहते हैं जहां उनका स्पीच बिल्कुल नहीं आया हुआ रहता है, या स्पीच आया रहता है मगर क्लियर नहीं रहता है, या थोड़े साउंड्स बोल पाते हैं मगर ज़्यादा बोल नहीं पाते। तो स्पीच डिले टिपिकली रहता है। ओके। सो एप्रैक्सिया में कोई कोई बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनको राइटिंग में इशू रहता है, फाइन मोटर में इशू रहता है। स्पीच आ जाती है मगर फाइन मोटर में इशू रहता है। ओके। दूसरा जो चीज़ हम देखते हैं ये बच्चों में इसकी उनको एडियल्स मीन्स जो घर के अपने हाथ के जो डेली लिविंग के जो काम रहते हैं वो उनको सीखने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो सिंपल सिंपल चीज़ें, कपड़े पहनना, कपड़े निकालना, ये सब चीज़ें हैं उनको सीखने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। ओके। मोटर प्लानिंग जिसमें जो जो बच्चों में दिक्कत रहती है वो। अनदर थिंग जो ये पॉपुलेशन में देखेगा आपको कि इमिटेशन नकल करना उनको नहीं जमता है, और नकल करना सीखना भी उनको बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बिकॉज जो आपके लेवल 3 के जो बच्चे रहते हैं, जो नॉर्मली आप ऑटिज्म में देखोगे नॉन वर्बल बच्चे रहते हैं, वो तो पक्का उनमें ये दिक्कत रहती है। मगर इवन वर्बल बच्चों में ऐसे रहते हैं कि जिनमें ओरल स्पीच आ जाता है मगर आप बॉडी देखोगे तो इमिटेशन नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो ये बट वो वाले बच्चों में एप्रैक्सिया नहीं बोलते, जनरली लेबल लेबल करते वक्त एप्रैक्सिया नहीं बोलते, मगर वही फैक्टर अफेक्ट कर रहा होता है। ओके। जो दूसरी चीज़ हम जो देखते हैं ये बच्चों में कि ये बच्चे कभी कभी बहुत हाइपर रहते हैं, बहुत भागते रहते हैं ऊपर नीचे, या कभी कभी पूरे ठंडे रहते हैं। ओके। और आप देखोगे ये ऐसे बच्चे रहेंगे कि आप उनको बिठा दोगे तो पूरा ठंडा पड़ जाएगा, और ठंडा यानी आपको ऐसे लगेगा कि कुछ सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है वैसे करके। तो ये एक फैक्टर उनमें बहुत दिखता है। ओके। फिर आप जब एबीए, अगर ये बच्चों के साथ एबीए किए तो आप देखोगे कि एबीए करते हुए बहुत गलतियां करेंगे। इसके लिए जो एबीए थेरेपिस्ट रहती है वो तो एबीए थेरेपिस्ट आपकी नए प्रोग्राम सिखाएगी नहीं, बिकॉज वो बोलेंगे कि ये नहीं आ रहा है उसको तो आगे कैसे जाएंगे। तो वो एक दिक्कत आप देखोगे ये बच्चों में। ओके। और एक जो दिक्कत आप ये बच्चों में देखोगे कि जनरलाइजेशन इश्यूज मीन्स आप कोई भी चीज़ एक जगह पे सिखाओ तो वो दूसरे जगह पे वो खुद से यूज़ नहीं करेंगे। ओके। जैसे अगर से फॉर एग्जांपल सिजर से क्ले कट कर रहा है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो जाके घर पे पेपर कट करेंगे। आपको वो खुद से नहीं करेंगे, वो आपको करवाना पड़ेगा। तो जनरलाइजेशन इश्यूज जनरली रहते हैं। ओके।
और एक जो इशू ये बच्चों में जनरली रहता है इस डिलेड डेवलपमेंट में, एक जो हैंड प्रेफरेंस रहता है कि हमारा जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो प्रेफरेंस रहता है वो प्रेफरेंस डिलेड हो जाता है। तो कभी कभी वो दोनों हाथ यूज़ करते हैं, कभी कभी वो जो साइड पे चीज़ रहती है वो वाला हाथ यूज़ करते हैं। एंड बहुत टाइम ये इसके कारण भी होता है कि वो लोग को मिड लाइन क्रॉसिंग करने को समझ में नहीं आता है, तो मिड लाइन क्रॉसिंग करने को समझ में नहीं आता है, इसके लिए वो लोग दोनों हाथ यूज़ करते हैं। तो आपका हैंड प्रेफरेंस एज सच डिले रहता है उसमें। ओके, अभी ये क्यों होता है, व्हाट एरियाज एप्रैक्सिया यानी क्या अफेक्टेड है आपका। ओके, तो एप्रैक्सिया यानी क्या, एप्रैक्सिया का मेन जो एप्रैक्सिया का जो डायग्नोसिस रहता है वो डायग्नोसिस ऑटिज्म में तो पक्का रहता है, मगर आप यही चीज़ आप स्ट्रोक जो लोगों को आता है उसमें भी आप यही चीज़ देखोगे कि जहाँ आपको मोटर प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में दिक्कत रहती है। मींस आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसमें आपको प्लान बनाना पड़ता है, आपके दिमाग को प्लान बनाना पड़ता है, और प्लान बनाने के बाद वो उस अपनी मसल्स को मसल्स के जो ब्रेन के एरियाज है उनको बताना पड़ता है, और फिर वो ब्रेन आपका आपके बॉडी को आर्म्स लेग्स जो भी पार्ट है उसको बता के फिर एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहता है वो ए प्रोसेस अफेक्टेड रहता है। तो उसका मीनिंग क्या है, जैसे जो बंदा स्ट्रोक जिसको आया है और उसके बाद उसका चलना लॉस हुआ है या बात करना लॉस हुआ है, उसको उसकी समझ नहीं गई है, वैसे ही ये बच्चों की भी समझ रहती है मगर उनका बॉडी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा होता। ओके, और बिकॉज उनका बॉडी कोऑपरेट नहीं कर रहा होता है इसके लिए वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और लोगों को दिखा नहीं पाते कि उनमें दिमाग है। ओके, तो ऑटिज्म में जनरली जो पहला, जैसे मैंने बोला इमिटेशन में वो जनरली दिक्कत दिखाते हैं। तो इमिटेशन में क्यों दिक्कत दिखाते हैं, इमिटेशन में दिक्कत दिखाते हैं क्योंकि आप एक सादी इमिटेशन की नकल करने की चीज़ देखो, जैसे कोई भी चीज़ मुझे करनी है तो मुझे पहले वो पर्सन की तरफ देखना है कि वो क्या कर रहा है, उसकी एक्शन को मुझे ब्रेकअप करना है कि क्या पार्ट्स है, और उसके बाद फिर मुझे समझना है कि मेरी बॉडी में कौन से वो पार्ट्स है। ओके, so अगर मैं सिंपल क्लैपिंग का एक्शन अगर बोलूँ, तो मैं अगर क्लैपिंग कर रही हूँ तो सामने वाले पर्सन को मेरे बच्चे को देखना पड़ेगा कि मेरे हाथ इन्वॉल्व है क्लैपिंग करने के लिए, और जो मैं खोल रही हूँ और बंद कर रही हूँ, और फिर उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे उसके खुद के हाथ कहाँ है। जो भी प्रॉब्लम रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम एप्रैक्सिया वाले बच्चों को, कि उनको बॉडी अवेयरनेस नहीं रहता है, तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उनके खुद के हाथ कहाँ है, और फिर वो जो मैंने जो प्लान किया वो ब्रेकअप करके खुद के दिमाग में अपने ब्रेन को वो प्लान सिखाना पड़ता है, और फिर वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो ये उनको जमता नहीं है, इवन इफ उनको इंटरेस्ट उनको ये समझ में आया तो भी वो कर नहीं पाते वो चीज़, बिकॉज उनका बॉडी कोऑपरेट नहीं करता है। सेम वे अगर मुझे कमांड देना है तो कमांड देते वक्त उनको अगर मैं सिंपल कमांड दूँ, जैसे अभी मेरा रिमोट है, मैं सिंपल कमांड दूँ कि रिमोट दे दो, तो जो देख कमांड फॉलो करना है उसमें बच्चे को क्या करना पड़ता है कि से अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स रख दिए, रिमोट रख दिया, ग्लास रख दिया, और मैंने बोला रिमोट दे दो, तो उसको पहले स्टेप्स वो फॉलो करने हैं कि सुनना है कि मैंने रिमोट बोला है, दे दो बोला है, और फिर नीचे देखना है, स्कैन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि लेफ्ट साइड पे मेरा रिमोट है, फिर अपने दिमाग में प्लान करना है कि कैसे मैं मेरा राइट हैंड लूँगी और क्रॉस ओवर करके लेफ्ट साइड से वो उठाऊंगी चीज़, और फिर मम्मी का हाथ कहाँ है तो वहाँ रखूंगी। तो अगर आप देखोगे जो चीज़ हमें बहुत आसान लगती है वो आसान चीज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट पड़ जाती है जब आप यू नो कौन से स्टेप्स मोटर प्लान करते वक्त कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है वो आप ध्यान ध्यान दोगे, तो इसके लिए उनको वो डिफ़िकल्टी पड़ती है। ओके, मैनी टाइम्स ये बच्चों का अटेंशन इश्यूज आप देखते हो, जैसे मैंने बोला कि वो बहुत मूवमेंट करते हैं, वो क्यों मूवमेंट करते हैं, क्योंकि उनका अराउजल लेवल लो रहता है। अराउजल लेवल यानी क्या कि आपका ब्रेन को एक लेवल की एनर्जी लगती है अलर्ट रहने के लिए। जैसे हम भी देखते हैं कि अगर हम बहुत टाइम बैठे रहते हैं तो हम ठंडे पड़ जाते हैं और हमको लगता है थोड़ा उठे, कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी पिए, थोड़ा वॉक करें, फिर अटेंशन वापस आ जाएगा। तो ये हमारे इसमें हमको आधे घंटा
पौना घंटा हम बैठ जाएंगे, मगर ऑटिस्टिक ये बच्चों के लिए, एप्रैक्सिया वाले बच्चों के लिए, सम ऑफ द चिल्ड्रन, सबके लिए, सम ऑफ द चिल्ड्रन के लिए ये मूवमेंट लगता है कॉन्स्टेंटली अराउजल लेवल अप रखने के लिए। जब तक वो मूव करते तब तक वो अराउजल लेवल अप रहता है। और मैं बात करूँगी बाद में ही कैसे वो यूज़ हो जाता है, मगर यूज़ करना है वो एबिलिटी। बट इसके कारण उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज अटेंशन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। जो लास्ट चीज़ मैंने बोली कि जनरलाइजेशन, जो जनरली, जैसे मैंने पहले बात किया कि जनरलाइजेशन में दिक्कत क्यों आती है, बिकॉज आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप उनको मोटर प्लानिंग की इशू है। तो मोटर प्लानिंग की इशू का मीनिंग क्या है कि मुझे कोई भी चीज़ करने के लिए मुझे जो मोटर प्लान लगता है, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लगते हैं, वो मुझे सीखने पड़ते हैं। तो अगर मैं थेरेपी रूम में एक सेट ऑफ सीक्वेंस सीखूं, उसके बाद जब आपको लगेगा कि वो थेरेपी रूम वाला सीक्वेंस वो बाहर भी सेम है, मगर वो बच्चे के लिए जब घर पे आता है तो वो कम्प्लीटली नया सीक्वेंस हो जाता है, तो उसको वो खुद से जनरलाइज करने में उसको डिफिकल्टी होगी। ओके, तो अभी ये बच्चों के लिए क्या चीज़ें हमें करनी है जिससे फ़ायदा होता है। पहली चीज़ जो जो इम्पोर्टेंट है इज़ एक्सरसाइज। और इसमें जो पहले चार जो पॉइंट्स है वो कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है मैं आपको बताती हूँ। तो पहली, एक्सरसाइज आपकी इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज आप एक्सरसाइज करोगे तो उनका टोन इम्प्रूव होगा। टोन इम्प्रूव होगा तो फिर वो जो ग्रॉस मोटर की जो एक्टिविटीज़ है, वॉकिंग है, क्लाइंबिंग है, ये सब कर पाएंगे। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जनरली जब भी एप्राक्सिया का डायग्नोसिस रहता है या ऑटिज्म होता है और डिले रहता है स्पीच, तो टिपिकली पहले जो रेफरल मिलता है वो ओटी का रेफरल मिलता है। और ओटी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, मगर ओटी फाइन मोटर पे काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर प्लानिंग, इस पे काम करता है। बट ओटी ग्रॉस मोटर पे बहुत कम काम करता है। ओके, तो और आपका जो डेवलपमेंट होता है, जो ह्यूमन बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो ग्रॉस मोटर पहले आता है, फिर फाइन मोटर आता है। फंक्शनली भी आपको ग्रॉस मोटर पहले रिक्वायर्ड रहता है। थर्ड फैक्टर क्या है कि आपको अगर आपके बच्चे को उसका अराउजल लेवल अप रखना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग अपना अराउजल लेवल अप रख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो उनका ग्रॉस मोटर उतना लाइन पे नहीं रहता है। तो जो जितना मूवमेंट उनको चाहिए रहता है, उतना वो मूवमेंट अच्छी तरह से प्रोडक्टिव वे से ले नहीं पाते हैं। वो बहुत गंदे तरीके से वो लेते हैं, ढंग से लेते नहीं है। तो इसके लिए उनको ज़्यादा मूवमेंट लेना पड़ता है। ओके, तो अगर ग्रॉस मोटर लाइन पे आएगा तो फिर उनका मूवमेंट वो अच्छी तरह से ले पाएंगे, और उसके बाद उनका अटेंशन उससे इम्प्रूव होगा। सिमिलरली, तो जो अदर चीज, बिकॉज अभी हमको कुछ तो करना है, राइट। तो द वे टू वर्क विद दिस चिल्ड्रन, ये बच्चों के साथ, इस जब आप टेबल टॉप की कोई भी एक्टिविटी करो तो उनको बिठा के मत करवाओ वो एक्टिविटीज, उनको खड़े करके करो। सो जैसे ये बच्चों के लिए जनरली मैं क्या करती हूँ, मैं कॉर्नर में बच्चे को खड़ा करती हूँ और उसके सामने टेबल रख के करती हूँ, क्योंकि खड़ा रहेगा तो उसका अराउजल लेवल अप रहेगा, अराउजल लेवल अप रहेगा तो वो ध्यान दे पाएगा और काम कर पाएगा। बिठा दूंगी तो वो ठंडा पड़ जाएगा, और फिर मैं 10 बार चिल्लाऊंगी तो भी उसका कुछ फायदा नहीं रहेगा। ओके, अनदर थिंग जो इम्पोर्टेंट रहती है बच्चों के लिए इस प्रोसेसिंग टाइम देना। प्रोसेसिंग टाइम देना यानी क्या, जैसे मैंने पहले बताया कि ये बच्चों को जनरली चीज़ें जब सीख रहे होते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप जो कमांड्स है वो फॉलो नहीं कर पाते। तो उनको प्रोसेसिंग टाइम कैसे देना है। तो जैसे अगर मुझे वापस ये रिमोट का एग्जांपल मैं दूँ, तो जनरली जब मैं काम करती हूँ, मैं बच्चों के साथ क्या करती हूँ कि मैं पहले बच्चे का हैंड लॉक करूंगी, वेट करूंगी, जब वो मेरी तरफ देखेगा तो मैं उसको बोलूंगी रिमोट। मैं हैंड पकड़ के रखूंगी जब तक वो बच्चा आईज से रिमोट नहीं देखेगा। जब वो आईज से रिमोट देखेगा, फिर मैं देखूंगी तो वो कौन सा हाथ आगे कर रहा है। जो भी वो हाथ आगे कर रहा है, फिर मैं उसको दूसरे हाथ को ब्लॉक करूंगी और वो हाथ को सपोर्ट करूंगी जिससे वो रिमोट उठाए। जब वो रिमोट उठाएगा तो फिर मैं दे बोल दूंगी और फिर लूंगी। ओके, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग टाइम देना। ओके, तो ये बहुत वर्क करता है ये बच्चों के साथ, बिकॉज उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी में कुछ दिक्कत नहीं रहती है, उनकी समझ में कुछ दिक्कत नहीं रहती है, उनका बॉडी उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसके लिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ओके,
जो अदर चीज़ जो मैंने देखा है कि ये बच्चों में बहुत 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 यूज़फुल है कि आप ओटी को एडियल्स में डाल दो। जैसे अगर आप ओटी में पिंसर ग्रिप मीन्स ये वाला ग्रिप अगर यूज़ सिखा रहे हो ओटी में टेबल पे, तो घर पे आने के बाद वो वाला ग्रिप आप पेग बोर्ड पे करने की जगह आप उसको डेली लाइफ में यूज़ करो। जैसे पैंट पुल अप करते वक्त, रोटी टेयर करते वक्त, या ब्रश उठाते वक्त, वैसे हर एक चीज में अगर आप डालोगे तो उससे क्या होगा, उसको हर एक चीज की जो अलग 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 मोटर प्लान है वो सीखता जाएगा, और उससे आपको फायदा मिलेगा। फायदा क्यों मिलेगा? बिकॉज मोटर प्लानिंग जिनको दिक्कत, तो हम भी एज अ नॉर्मल पर्सन जिनको मोटर प्लानिंग की इशू एज सच नहीं रहती है, हम भी अगर सब चीज़ें हर चीज़ जो हम बॉडी से करते हैं, अगर हम देख देख के समझ के करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा वो चीज़ करने के लिए। जैसे अगर मैं सिंपल चीज़ है, आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो या आप फ़ोन पे गूगल पे के लिए ये क्या बोल रहे हो उसको, पासवर्ड डाल रहे हो, अगर आप देख देख के समझ के करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा वो चीज़ करने के लिए। बट अगर आप देखोगे कि हमारे ब्रेन की एक बहुत इंटरेस्टिंग एबिलिटी है कि जब भी कोई भी चीज़ आप रिपीट में कर दोगे तो वो मेमोरी बन जाती है, और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता वो चीज़ करने के लिए। जैसे अगर आप एवरीडे टाइपिंग करोगे तो आपको कीबोर्ड को देखना नहीं पड़ता है, आपको बराबर आपके फिंगर टिप्स को मालूम रहता है कि कहाँ लेटर्स हैं। ओके, इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। तो ये वाले जो बच्चे रहते हैं, इनका जिनका एप्रेक्सिया बहुत गंदा रहता है, उनके साथ अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे चाहिए तो आपको क्या करना है कि इतनी रेपिटेशंस करो कि वो चीज़ मसल मेमोरी में चली जाए। एक बार वो मसल मेमोरी पे चली गई फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, वो कर पाएंगे वो चीज़ वो एनवायरनमेंट में। ओके, मगर वो करने के लिए आपको रेपिटेशंस लगते हैं। इसके लिए मैंने बोला कि ओटी को एडियल्स के फॉर्म में डाल दो, सो दैट उतनी रेपिटेशंस दिन भर में मिले। ओके, और एक जो फैक्टर ये बच्चों के लिए करना इम्पोर्टेंट पड़ता है और उससे फायदा मिलता है, आप जो प्रॉम्प्ट देते हो वो एक्टिवली फेड करो। जैसे हम पहले पहले जब ये बच्चों को सिखाते हैं तो हम जनरली हैंड प्रॉम्प्ट देंगे उनको, वर्बल प्रॉम्प्ट देंगे जो मोटर प्लान बताने के लिए। जैसे जैसे बच्चे को समझ में आता है हम वो प्रॉम्प्ट फेड करेंगे। ओके, तो हैंड प्रॉम्प्ट दे रहे तो धीरे धीरे फेड करने को चालू करो, वर्बल प्रॉम्प्ट दे रहे तो जेस्चर प्रॉम्प्ट पे शिफ्ट करो। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन ऐसा है कि ये बहुत इजीली प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट हो जाता है। ओके, और अगर आप इसके लिए आपको वेरी कॉन्शियसली एज अ केयरर आपको मम्मी पापा जो है आपको वैसे करना पड़ेगा कि मेहनत करके आपको प्रॉम्प्ट फेड करना पड़ेगा, और उसको टाइम देना पड़ेगा कि तू खुद सोच और तू कर। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है जो ये पॉपुलेशन के लिए वर्क करता है, इस मिनी शेड्यूल यूज करना सिखाते वक्त। ओके, सिखाते वक्त आप मिनी शेड्यूल यूज करो, और एक बार वो सीख जाए, जैसे मसल मेमोरी हो जाता है, फिर वो मिनी शेड्यूल नहीं यूज कर पाएंगे, बिकॉज अगर वो मिनी शेड्यूल तभी यूज करते रहेंगे तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके लिए मसल मेमोरी होने के बाद फिर आप मिनी शेड्यूल निकाल सकते हो, आप जेस्चर प्रॉम्प्ट पे चले जा सकते हो। ओके, और एक जो चीज़ जो रहती है, जैसे मैंने बोला ये पॉपुलेशन जो रहता है उनमें जनरली स्पीच का भी इशू रहता है, बिकॉज जो मोटर प्लानिंग जो अफेक्ट करता है वो स्पीच में भी इफेक्ट करता है। करेक्ट, कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेवल 3 रहते हैं उनमें स्पीच में भी अफेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली उनमें आप स्पीच थेरेपी करते हो जिसपे आप ओरोमोटर प्रैक्टिस करते हो। तो जो एक चीज़ जो फायदे की पड़ती है, अगर आपको स्पीच मीन्स अटेम्प्ट आना चाहिए उनके पास से, तो आप क्या करोगे कि आप जो स्पीच की जो ओरोमोटर की जो एक्सरसाइज है जो आपकी स्पीच थेरेपिस्ट करती है, वो आप दिन में छोटे छोटे बैचेस में लिटरली 8 से 10 बार करोगे। जिससे क्या होगा, जैसे आप वॉकिंग करते हो, जैसे आप रोटी तोड़ते हो, जैसे आप कपड़े पहनते हो, कपड़े निकालते हो, जैसे आप वैसे आपके हैंड की यूज करते हो, बॉडी की यूज करते हो, वैसे ही आप माउथ की भी प्रैक्टिस करवा रहे हो। सो जिससे आपको स्पीच निकलवाने में ज्यादा फायदा पड़ेगा। बट ये पॉपुलेशन ऐसा पॉपुलेशन है जहां आप जनरली आपका जो ग्राउंड रूल होना चाहिए कि आप एएससी यूज करो, मींस कुछ टूल यूज करो, उसके साथ पेक्स या आवाज ऐसे कुछ यूज करो, क्योंकि एप्रैक्सिया वाला पॉपुलेशन जनरली
एक एडिशन है। सो ऑटिज्म के एडिशन में उनको मोटर प्लानिंग का इशू है। तो बेसिकली इट इज इक्विवेलेंट टू जो हम बोलते हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे रहते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे रहते हैं, तो वैसा उनको एक एडिशनल डिफिकल्टीज रहती है। तो आप उनको सिर्फ स्पीच बोल के नहीं कर पाओगे, उनको एएससी लगेगा ही। तो आप अगर इंडिया में ये थोड़ा कम है, अभी अभी लोग समझ पा रहे, अंडरस्टैंडिंग उनको आ रही है चीज़ की। मगर आप अगर अब्रॉड जाओगे तो जनरली एप्रैक्सिया का डायग्नोसिस आता है, तो उसके साथ एएससी यूज होता है। ओके, तो वो एक फैक्टर है। और इससे आप बेसिकली एएससी आप कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करोगे, आप एक्सप्रेसिव लैंग्वेज करने के लिए भी यूज करोगे, सब चीज़ों के लिए आप एएस यूज करोगे। ओके, सेम वे जब कोई बंदा और एक चीज़ जो हमें हमारे बच्चों को सिखानी पड़ती है, सिखाने जिससे फ़ायदा होता है, इज़ बिकॉज एप्रैक्सिया वाले बच्चे जनरली उनकी स्पीच क्लियर नहीं रहती है, स्पीच आ जाती है तो भी स्पीच क्लियर नहीं रहती है। तो एक जो चीज़ उनको सिखानी पड़ती है इज़ कि अगर सामने वाला बंदा ना समझ पाए कि आप क्या बोल रहे हो, तो आप एएससी यूज़ करो। ये समझ उनको सिखानी पड़ती है, जिससे क्या होगा कि वो फिक्स वो अटक नहीं जाए कि सिर्फ मम्मा समझती है मेरा या थेरेपिस्ट समझती है। वो समझ पाएंगे कि सामने वाला बंदा नहीं समझा तो मैं एएससी यूज़ करूँ, वैसे करके। तो उसकी खुद की एंग्जाइटी कम होगी, उसको खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो और इंडिपेंडेंट होगा। ओके, तो मेन पार्ट अगर आप देखोगे ये पॉपुलेशन में, जो आपको ध्यान रखना, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कि आप कोई भी जो गोल लेते हो, और इसमें आपका कनेक्शन जो फर्स्ट मैंने जो वीडियो डाला था उसके साथ है कि आप अगर आपके बच्चे का प्रोफाइल लो और वो प्रोफाइल में से गोल्स निकालो, बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस देख के, और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो देख के, और फिर वो गोल रिपीट करते रहो जब तक वो मसल मेमोरी हो। उसके बाद वो बच्चा, वो उसके लिए फायदे का पड़ेगा। ठीक है, अभी देखेंगे कि हम कि एज थेरेपिस्ट और प्रोफेशनल्स हम लोग क्या गलतियां करते हैं ये बच्चों के साथ। तो जैसे मैंने पहले बोला कि जो पहली दो गलतियां जो रहती है वो बहुत बड़ी गलतियां हैं, मगर वो कनेक्टेड है जो प्रीवियस पॉइंट के साथ, कि जब प्रोफेशनल्स और थेरेपिस्ट गोल्स बनाते हैं तो वो बच्चे की प्रोफाइल नहीं देखते हैं। आप अगर बच्चे का प्रोफाइल देखोगे और आपको दिख रहा है कि ऑटिज्म विद एप्रैक्सिया है, उसका मीनिंग क्या है कि मोटर प्लानिंग में दिक्कत है। मोटर प्लानिंग में दिक्कत है तो मीन्स आपका बच्चे को समझ रहेगी, मगर उसको वो एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आएगी। ओके, वो करके दिखाने में दिक्कत आएगी। तो द मोमेंट आपको वो डायग्नोसिस वो प्रोफाइल मिल जाता है, और अगर आप स्पीच पे अटकोगे जिसमें ओरोमोटर लगता है, या राइटिंग पे अटकोगे जिसमें फाइन मोटर लगता है, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। बिकॉज आप बेसिकली ऐसे बोल रहे हो कि जो बंदा जिसको दिखाई नहीं देता है, उसके आईज वीक है, वो बंदे को सिर्फ देखना है, ऐसे आप एटीट्यूड में जा रहे हो, विच इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ मिस्टेक दैट पेरेंट्स डू। दूसरा जो गलती इंडिया में कम रहता है, इंडिया से बाहर ज़्यादा रहता है, इसकी एएससी जब यूज़ करने को चालू करते तो एएससी के साथ ओरोमोटर पेयर नहीं करते। तो जनरली जब मेरे बच्चे बात करते हैं, जब मेरे एप्रैक्सिया वाले जब बच्चे रहते हैं, तो मैं पेरेंट्स को ऑलवेज एप्रैक्सिया वाले बच्चों के लिए ओरोमोटर भी करती हूँ, एएससी भी करती हूँ। और जब मेरा बच्चा इमिटेट करने को लगता है तो मैं पेरेंट्स को क्या बोलती हूँ कि एएससी पे उनको बताने को बोलो और फिर वो इमिटेट करने को बोलो। तो उससे क्या होगा कि अगर बच्चा मोटिवेटेड रहेगा तो जो मोटर प्लान है, जो माउथ का मोटर प्लान है, वो कॉन्क्रीट हो जाता है, वो बच्चा और यूज करेगा। ओके, और उससे क्या होगा कि यस, वो पूरा बच्चा वर्बल होने का चांसेस जीरो है, बिकॉज एप्रैक्सिया रहता है तो पूरा वर्बल होने का चांसेस बहुत होता ही नहीं है टेक्निकली। बट होता क्या है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है, जो बच्चे वर्ड्स बहुत बच्चा यूज करता है, वो वर्ड्स वो क्लियर बोलने लगता है। ओके, तो इसके लिए एएससी के साथ अगर आप ओरोमोटर पेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि बच्चे का क्लैरिटी इनफैक्ट इम्प्रूव होगा। ओके, और एक जो गलती बहुत टाइम ये पेरेंट्स और थेरेपिस्ट करते हैं कि ओटी सिर्फ थेरेपी रूम में रखते हैं। ये इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि ओटी ऐसी चीज़ है कि ऑब्वियसली ये बच्चों को बहुत रिक्वायर्ड है। ओके, बट आप जब ओटी करते हो तो जो
उनका कोर इशू मोटर प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग का है। तो आप वो जो क्या कर रहे हैं, वो जो मोटर प्लान पिकअप कर रहे हैं, वो मोटर प्लान घर के ओटी के अंदर पिकअप कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो कि ओटी में ही वो जा रहे हैं, तो वो ओटी में वो मोटर प्लान को पिकअप करे, घर में उनको वो मोटर प्लान नहीं आएगा। ओके, तो आपको ऐसे करना है कि ओटी में सिखा के उसके बाद फिर वही गोल्स आप घर में यूज करने को आपको सिखाना है। सिर्फ ओटी ओटी करके नहीं जमेगा। बट ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनका एप्रैक्सिया बहुत गंदा रहता है, और जो वो बच्चों के लिए आप ओटी में सिखा के इनफैक्ट आप एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। उसके जगह आप डायरेक्टली अगर ओटी से लेके ओटी से आइडियाज लेके आप घर पे वो यूज करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, बिकॉज फिर जो एक बीच का स्टेप रहता है कि ओटी में सीखो और उसके बाद फिर वापस वो ब्रेक करो और घर पे आके वो चीज करो, वो स्टेप आपका स्किप हो जाता है, वो डायरेक्टली घर पे वो चीज सीखता है। ओके, सो ये एक गड़बड़ पेरेंट्स बहुत करते हैं और थेरेपिस्ट भी बहुत करते हैं। ओके, और एक जो एक गड़बड़ पेरेंट्स गलती पेरेंट्स करते हैं कि उनको लगता है कि, और ये पेरेंट्स का ही नहीं, ये जनरली ह्यूमन टेंडेंसी रहता है कि हमें ऐसे लगता है जो बंदा बात नहीं कर पाता है वो बंदा मेंटली रिटार्डेड। ये एक बहुत अजम्पशन रहता है, और ये पहले इवन जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेफिसिट की जो लोग, हियरिंग इम्पेयरमेंट की जो लोग रहते थे, उनके साथ भी वही होता था। और अगर आपने कभी जाके रानी मुखर्जी का ना ब्लैक मूवी देखा होगा, अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी का, तो जो पर्सन के ऊपर वो मूवी बनी है, वो भी वही उसमें भी आप देखोगे कि बिकॉज वो पर्सन नॉन वर्बल है, साइट नहीं रहती है, तो उनको ऐसे लगता है कि वो उसका दिमाग ही नहीं है, बट दैट इज नॉट ट्रू। एप्रैक्सिया में भी उनका परफॉर्मेंस नहीं रहता, उसका मीनिंग उसका दिमाग नहीं है, ऐसे नहीं है। उनका दिमाग रहता है, उनका बॉडी कोऑपरेट नहीं करता है। उसका अगर आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने एक बच्चे का मैंने पढ़ा था, उसका वेबसाइट भी है, उसका यूट्यूब चैनल भी था बहुत बहुत साल पहले। उसका नाम आइडो है, IDOHO। वो नॉन वर्बल है और वो अपना जो एक्सप्रेशन करता है, बोलता है, कन्वर्जेशन करता है कीबोर्ड के थ्रू। ओके, तो बिफोर उसकी मम्मी ने कीबोर्ड उसको सिखाने के पहले, टाइपिंग सिखाने के पहले, उसको उसका जो डायग्नोसिस ABA थेरेपिस्ट ने किया था, तो मेंटली रिटार्डेड किया था। बट एक बार मम्मी ने उसको, जब उसकी मम्मी ने उसको कीबोर्ड टाइप करने को सिखाया और एक्सप्रेस करने को सिखाया, उसके बाद जब उसका वापस IQ का असेसमेंट किया तो वो अबव एवरेज IQ आया। ओके, सो बेसिकली व्हाट दैट मीन्स इज कि मैं जो पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि ये नॉन वर्बल है, उसका मीनिंग वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है। ओके, उसकी भी उसमें दिमाग है, मगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है बिकॉज उसका बॉडी कोऑपरेट नहीं करता उसके लिए। ओके, और एक जो गलती बहुत थेरेपिस्ट और पेरेंट्स करते हैं कि बहुत फास्ट बात करते हैं और बहुत पुश करते हैं, जल्दी करने को बोलते हैं, जिससे उनको प्रोसेसिंग टाइम नहीं मिलता है। ये बच्चों को, जैसे मैंने बोला कि मोटर प्लानिंग इश्यू रहती है, एग्जीक्यूशन में इश्यू रहती है, तो उनके बॉडी को स्पेस लगता है, टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड और एग्जीक्यूट करने के लिए वो चीज़। ओके, अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो वो नहीं कर पाएंगे। जैसे आप कोई भी पर्सन जिसको स्ट्रोक आया है और वो फिजियो करके पहले पहले चलने को स्टार्ट कर रहा है, तो अगर आप जल्दी जल्दी करोगे उनको तो वो गिर जाएंगे। वैसे ही इनका रहता है। सो दैट इज वन एरर जो थेरेपिस्ट और पेरेंट्स करते हैं। अनदर एरर जो थेरेपिस्ट और पेरेंट्स करते हैं इज एररलेस टीचिंग, मीन्स जो ABA का रहता है कि जहाँ हम बोलते हैं कि बच्चे को अगर सही आंसर करता है, 3 बार सही आंसर करता है, फिर ही हम 4th टाइम पे नया प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। तो वो एक गलती रहती है। जैसे मैंने बताया पहले भी कि ये बच्चों को समझ नहीं, ऐसे नहीं है, उनको एक परफॉर्म करने में दिक्कत आती है और उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकता है बहुत से कारण के कारण। एक तो आपका टोन ड्रॉप हो गया तो उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकता है, आपने उनको प्रोसेसिंग टाइम नहीं दिया तो उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकता है, उन्होंने स्कैन नहीं किया होगा तो उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकता है। सो फैक्ट, आपने कोई अलग मीन्स जो मटेरियल है वो मटेरियल चेंज कर दिया और अलग चीज पे यूज किया तो उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकता है। तो एररलेस टीचिंग एज ए मेथोडोलॉजी ये पॉपुलेशन के लिए वर्क नहीं करता है। ओके,
जो लास्ट एक पॉइंट है जो बहुत इंडिया में स्पेशली रहता है, और स्पीच थेरेपिस्ट भी बहुत करते हैं इसकी, ये पॉपुलेशन के लिए साइंस यूज़ करते हैं एज कम्युनिकेशन टूल। ये पॉपुलेशन के लिए आप साइंस नहीं यूज़ कर सकते हो कम्युनिकेशन एज अ टूल, बिकॉज जैसे मैंने पहले के कम्युनिकेशन के वीडियोस में बताया था कि साइंस का जो प्री रेक्विजिट रहता है, साइंस के पहले जो आपकी एबिलिटी आनी चाहिए वो इमिटेशन की एबिलिटी रहती है। ओके, इमिटेशन के लिए आपको मोटर प्लानिंग आना चाहिए। अगर मोटर प्लानिंग में ही दिक्कत है तो इमिटेशन नहीं आएगा, इमिटेशन नहीं आएगा तो साइंस कैसे आएंगे? ओके, पॉसिबल ही नहीं है। आप एज अ साइंस एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन जो डेफ एंड डम्ब पॉपुलेशन के लिए यूज होता है, आप उनका अगर साइनिंग देखोगे तो बहुत एलैबोरेट रहता है, वो पूरा कन्वर्सेशन साइंस के थ्रू कर सकते हैं। मगर हम हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को साइंस, चार साइंस, एक दो साइंस सिखाने के लिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगाते हैं। ओके, जो पूरा वेस्ट है। आप अगर उसकी जगह एएससी यूज करोगे तो वो जैसे और दूसरे बच्चे सीखेंगे वही पेस पे सीख लेंगे। ओके, तो साइंस इज अ रॉन्ग वे ऑफ, गलत तरीका है ये बच्चों के लिए, हम साइंस नहीं यूज करना है ये बच्चों के लिए। ठीक है। अभी ये जैसे ये एक ऐसे पॉपुलेशन है जो मेरे हिसाब से बहुत निग्लेक्टेड पॉपुलेशन है ऑटिज्म का, और बहुत मिसअंडरस्टूड पॉपुलेशन है ऑटिज्म का। क्यों? क्योंकि पहली जो एक चीज़ रहती है, जो गड़बड़ हो जाती है ये बच्चों के इसमें, कि जनरली जब हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं, जैसे अभी मेरे बच्चे, मैं अगर उनको आवाज़ सिखा रही हूँ, टाइपिंग सिखा रही हूँ, पेक सिखा रही हूँ, तो होता क्या है, मेरे साथ वो कर लेते हैं, जो पेरेंट रहते हैं, पेरेंट के साथ वो घर पे कर लेते हैं वो चीज़। मगर एक बार वो घर से बाहर निकल जाते हैं और बाकी सब लोगों के साथ काम करने लगते हैं, तो बाकी सब लोग कोऑपरेट नहीं करते, और इधर बहुत फ्रस्ट्रेशन एज अ थेरेपिस्ट मुझे होता है बिकॉज मैंने देखा है कि जहाँ, सो बिकॉज ये पॉपुलेशन जनरली बहुत मिसअंडरस्टूड रहता है, मैं जनरली मेरे पेरेंट्स को बोलती हूँ कि दूसरे जो प्रोफेशनल्स है, स्पेशली जिनके खुद के बच्चे हैं ऑटिस्टिक है, उनके साथ आप जाके काम करो। और मैंने देखा है कि जहाँ, यहाँ ये ऐसा पॉपुलेशन है कि जहाँ इवन जो पेरेंट्स रहते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं नीचे। जैसे अगर एक बच्चा अच्छा एएसी यूज कर रहा है तो दूसरा पेरेंट उसको बोलेगा तुम क्यों मेहनत करो इतना एएसी यूज करने के लिए, रहने दो ना, साइन कर लिए बस हो गया। तुमको समझ में आया, तुम टाइम टू टाइम उसको भेज दो टॉयलेट करने के लिए और खाने के लिए, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? तो ये जो एक एटीट्यूड होता है वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पड़ता है एज थेरेपिस्ट, बिकॉज मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो टाइप करके बताते हैं, लिटरली कीबोर्ड पे टाइप करके बताते हैं उनको जो बताना है, लाइक एवरी अदर चाइल्ड। मगर कोई सामने वाला बंदा बिलीव करने को तैयार नहीं रहता, उनको लगता है कि वो मेंटली रिटार्डेड है, इसके लिए वो यूज नहीं करते वो चीज़, और इसके लिए वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अग्रेशन दिखाता है। दैट इज नॉट द वे। वो एक गलत वो एक डिफिकल्टी पड़ती है मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए, और उसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स बेसिकली एएससी छोड़ देते हैं। दूसरा कारण एएससी छोड़ देते हैं पेरेंट, जो फ्रस्ट्रेशन पड़ता है, मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, मगर पेरेंट्स करते हैं इसकी, उनको ऐसे लगता है कि जनरली थेरेपी जब चालू करते हैं थोड़ा स्पीच आ जाता है, थोड़ा फाइन, बच्चा हैंड यूज करने लगता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, परफॉर्म करने लगता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि चलो अभी मेरा बच्चा थोड़ा बात कर रहा है, हम स्पीच करके ये ऐसे निकाल देंगे, या हम स्कूल में उसको डाल देंगे और फिर वो स्कूल में जाएगा। बट ये गलत है। क्यों गलत है मालूम है? क्योंकि ये पॉपुलेशन जब 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 बच्चा मेरे साथ प्रोग्रेस कर रहा रहता है, वो क्यों कर रहा रहता है? बिकॉज मैंने उसका प्रोफाइल समझ के, मैंने उसकी प्रोफाइल के हिसाब से उसको स्ट्रैटेजीज दी है, इसके लिए वो प्रोग्रेस कर रहा होता है। उसको उठा के आप कोई भी रैंडम इसमें डालो, कि जहाँ स्पीच में डालो या राइटिंग करने के लिए स्कूल में डालो जहाँ वो राइटिंग पे फोकस करेंगे, तो वो उसकी डेफिसिट के एरिया में चला जाता है, जो चीज़ उसकी वीकनेस है उसके ऊपर चला जाता है। मैं जब काम करती हूँ तो मैं बच्चे की वीकनेस पे बहुत कम काम करती हूँ, मैं बच्चे की स्ट्रेंथ पे काम करती हूँ। तो बिकॉज पेरेंट्स और जो प्रोफेशनल्स रहते हैं वो बच्चे की वीकनेस पे काम करने को चालू करते हैं, फिर क्या हो जाता है, जो बच्चा आगे जा रहा होता है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, उधर ही रुक जाता है या पीछे चला जाता है। ओके, सो इसके लिए मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो एएससी बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे होते थे और फिर वो
स्टॉप हो जाते हैं और वो पॉइंटिंग पे चले जाते हैं। या ऐसे बच्चे रहते हैं जो टाइपिंग कर पाते हैं मगर वो राइटिंग करने में लिटरली दिन 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 लगा रहे हैं, हैंड प्रॉम्प्ट पे वो राइटिंग कर रहे हैं। 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा राइटिंग कर रहा है हैंड प्रॉम्प्ट लेके, जिसका कुछ वैल्यू नहीं है। अगर 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन कर रहा है या ABCD लिख रहा है बड़े बॉक्स में, तो आप क्या 50 साल का हो जाएगा और राइटिंग करेगा क्या? हमें उसके क्या फंक्शनल वैल्यू है? क्या क्या फायदा है उतना मेहनत करने के बाद उसके 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 उसमें? बट उसकी जगह अगर आप टाइपिंग पे कंटिन्यू करो, तो अभी की लाइफ में तो हम लोग राइटिंग तो बहुत कम करते हैं, हम लोग टाइपिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो बच्चा टाइपिंग कर लेगा और वो जो उसको बोलना है, एक्सप्रेस करना है, आंसर करना है, वो कर पाएगा ना, जैसे आइडो करता है वैसे वो कर पाएगा। तो ये एक मेरे हिसाब से एक चैलेंज पड़ता है जो मुझे डिफिकल्ट पड़ता है बहुत टाइम, जब मैं लोगों के साथ, बच्चों के साथ काम करती हूँ और प्रोफेशनल्स को के साथ काम करती हूँ। अनदर एक जो चैलेंज पड़ता है ये पॉपुलेशन के साथ इस लेवल 3 के जो बच्चे रहते हैं उनके पेरेंट्स जनरली थक जाते हैं। ओके, बिकॉज उनका जो अकोमोडेशन रहता है उनका, बिकॉज उनका डायग्नोसिस कॉम्प्लेक्स रहता है, राइट? आपको ऑटिज्म रहता है, एप्रैक्सिया रहता है और उसके ऊपर जनरली सेंसरी इश्यूज भी रहती है। तो होता क्या है कि उनका डायग्नोसिस कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, तो पेरेंट्स को जो IEP मिलता है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान मिलता है, बहुत कस्टमाइज रहता है और वो कर करके थक जाते हैं और एक पॉइंट के बाद पेरेंट बोलता है कि मेरे को अभी कुछ नहीं करना है इसके साथ। ओके, तो वो डिफिकल्ट पड़ता है बिकॉज आप कोई भी बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो या ऑटिस्टिक बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, वो आपको उसको सिखाना पड़ता है 18, 19, 20 साल तक। हमारे कोई भी बच्चे 1-2 साल में सीख के बाहर नहीं निकलते हैं। सिर्फ फायदा क्या रहता है, आपका नॉर्मल बच्चा रहता है तो आप जो सिखाते हो वो एक पोर्शन उनका आउटसोर्स कर सकते हो बाहर, मगर ये हमारे ये वाले एप्रैक्सिया वाले पॉपुलेशन के साथ वो वर्क नहीं होता है। इसके लिए वो पेरेंट्स थक जाते हैं और थक जाते हैं और फिर वो गिव अप करते हैं। ऑल्सो अनदर रीजन वाई पेरेंट्स थक जाते हैं इज बिकॉज पेरेंट्स जनरली, स्पेशली एप्रैक्सिया वाला जो पॉपुलेशन रहता है ना, वो वाले जो लेवल 3 विद एप्रैक्सिया वाला जो पॉपुलेशन रहता है, उसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं थेरेपी में, या जनरलाइजेशन बहुत कम करते हैं, मेनली बिकॉज उनको वो आइडिया नहीं आती कि कैसे जनरलाइज करना है। एंड मेनी अ टाइम्स जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनको भी समझ में नहीं आता है इनके साथ कैसे एंगेज करना है। और उससे क्या हो जाता है, एक उम्र के बाद पेरेंट थक जाता है, जो प्राइमरी केयर टेकर है वो थक जाता है, उनको लगता है कि वो बच्चा दूसरे किसी के साथ काम नहीं करता है। और एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये पॉपुलेशन की रहती है कि ये पॉपुलेशन का सोशल जो अवेयरनेस रहता है, इंटरेस्ट रहता है, बहुत इंटैक्ट रहता है। मीन्स ये बहुत फनी चीज़ रहती है कि जो मेरे लेवल 1 है जिनमें वर्बल रहते हैं और सब कुछ रहता है, उनका सोशल इंटरेक्शन और अवेयरनेस बहुत कम रहता है, मगर मेरे लेवल 3 आई गेज और आई कांटेक्ट बहुत अच्छा समझते हैं। ओके, तो होता क्या है कि उनको बराबर समझ में आता है कौन सा बंदा उनको अच्छी नज़र से देख रहा है और कौन से बंदे को वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो और उससे एक फ्यूज रिलेशनशिप बनता है प्राइमरी केयरटेकर के साथ, और वो फ्यूज रिलेशनशिप होने के कारण वो प्राइमरी केयरटेकर थक जाता है। ओके, तो एक वो फैक्टर रहता है कि क्यों वो गिव अप करते हैं। दूसरा जो फैक्टर रहता है कि पेरेंट्स गिव अप करते हैं बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि, बहुत पेरेंट्स बताते हैं मुझे कि मुझे तो मालूम है मेरा बच्चा क्या चाहता है, मुझे उसने बोलना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे मालूम है। और ये एक मेरे हिसाब से एक गलत एटीट्यूड है, क्योंकि अगर हम जैसे अभी अभी हमारे मेरे मेरे ओके, ये गलत क्यों है, क्योंकि आप उनके दिमाग में जो अंदर चल रहा है वो आप बता नहीं पाओगे। ओके, जब तक वो नहीं बताए, कोई भी इंसान को बोलेगा तो ही आप उसके अंदर की चीज समझ पाओगे। तो ये जो एक बिलीफ रहती है कि मैं, मेरा बच्चा जो बोलता है मैं समझ लूंगा, ये एक गलत बिलीफ रहती है। ओके, उससे आप बच्चे को एक्चुअली डिप्राइव कर रहे हो, उसकी जो राइट रहती है बोलने की, अपना अपना अपने जो मन की बात है वो रखने की, वो राइट आप कट कर रहे हो अपने प्यार में। ठीक है, तो वो एक गलती रहती है और वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बच्चा फिर वो, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है यूज करने के लिए और फिर वो यूज नहीं करता है, फिर वो जाके लूज कर देता है वो स्किल सेट, राइट? बिकॉज हमने पहले भी बात की कि
कोई भी स्किल सेट है ये बच्चों में, आप रिपीट करोगे फिर आएगी। बट अगर वो बच्चा आप रिपीट नहीं करोगे, आप बोलोगे मैं सब उसके लिए कर रहा हूँ, तो फिर वो रिपीट नहीं होता है ना, रेपिटेशन प्रैक्टिस नहीं होता है, तो फिर वो इंडिपेंडेंट पे कैसे जाएगा, वो मसल मेमोरी पे कैसे जाएगा, राइट। लास्ट जो पार्ट रहता है इज कि एक थेरेपिस्ट और लोगों की एक टेंडेंसी रहती है कि वो लोग को कंप्लायंस अच्छा लगता है, उनको ऐसे लगता है कि हमको उनका नहीं सुनना है, हम वो हमारा सुने उतना बस हो गया है। ओके। और ये एक गलत एटीट्यूड अगेन है, क्योंकि जैसे अभी आप लोग जो जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, अगर मैंने आपको ऐसे किया कि मैंने आपका मुंह बंद रख दिया, आपको मुंह 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 पे टेप लगा दिया और आपके हाथ बांध दिए, और मैंने बोला आप सिर्फ मेरा सुनोगे, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे फीलिंग आएगी कि आप जेल में हो, आप प्रिजनर हो, करेक्ट। तो वही आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हो। तो एट द एंड मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि लेवल 3 का जब बच्चा आता है कि जहाँ आपको ऑटिज्म प्लस एप्रैक्सिया का डायग्नोसिस मिलता है, तो ऑब्वियसली एक बहुत ओवरवेलमिंग रहता है, बिकॉज इट्स अ आपका जो कंडीशन रहता है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इवन विद इन ऑटिज्म आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो 4 बच्चे करते हैं वैसे 5वां नहीं कर सकते हो। तो बट वो उसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको गिव अप करना है, उसका मीनिंग ये है कि आपको बेसिकली पहले, जैसे हमने पहले वीडियो में बोला, कि आपको पहले आपके बच्चे को स्टडी करना है, उसका प्रोफाइल बनाना है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके वीकनेस क्या है, और अगर आप उनके स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो और उनके स्ट्रेंथ्स पे काम करके आप उनके गोल्स बनाओ, तो आप डेफिनेटली उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप उनको फंक्शनली इंडिपेंडेंट कर सकते हो। हाँ, ये बच्चे शायद 4 बच्चों की जैसे ऑफिस में जाके कॉलेज करके ऑफिस में जाके इंटरव्यू देके जॉब नहीं मेंटेन कर पाए, मगर वो घर पे बैठ के कुछ बना के वो प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं। घर पे बैठ के हम कुछ स्किल करके वो उनको करवा सकते हैं, अगर हम बराबर टारगेटेड टीचिंग करें, ना कि रैंडम जो 4 लोग बोलते हैं वैसे टीचिंग करें, अपने बच्चे को देख के ध्यान दे के टीचिंग करें। ठीक है, थैंक यू।